बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किंगडम प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था जो कि वायरसेस से रिलेटेड था, और वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि वायरसेस तो ए सेलुलर हैं, वो सेल नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल 5 किंगडम हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हम वन बाय वन करके हर किंगडम के बारे में एक चैप्टर स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला किंगडम हमारे पास किंगडम मोनेरा का है, लिखा भी हुआ है किंगडम प्रोकैरियोट, या ब्रैकेट में मोनेरा लिखा हुआ है। ठीक है, किंगडम मोनेरा आपका चैप्टर नंबर 6 है। अब सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स के बारे में थोड़ी सी कहानी देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। आपने मैट्रिक में भी पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसा ही है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस से मुराद ये है कि उनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस नहीं है, उनके अंदर जस्ट न्यूक्लियर मटेरियल है। एग्जांपल के तौर पे आपने बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, इनकी एग्जांपल्स आपने याद की थी। बिल्कुल एग्जैक्ट वही आज हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बैक्टीरिया की डिस्कवरी क्या है, अकरेंस क्या है, उनकी फॉर्म्स कैसी हैं, कहाँ रहते हैं, टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर उनमें रिप्रोडक्शन कैसे है, ये सारी की सारी कहानी हम जो है वो इस किंगडम मोनेरा में देखेंगे। वो कहते हैं कि इस किंगडम मोनेरा में, किंगडम प्रोकैरियोट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल, जिन तमाम जानदारों में प्रोकैरियोटिक सेल है, वो सब के सब किंगडम मोनेरा में शामिल किए। ठीक है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके ऊपर हमारे पास दो टाइप्स बन जाती हैं। ठीक है। ऐसे समझें कि आपकी बुक में बैक्टीरिया को भी दो हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया गया है। एक का नाम है यू बैक्टीरिया और एक का नाम है आर्चियोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एंड आर्चियोबैक्टीरिया। ई यू जब भी किसी साइंटिफिक वर्ड से पहले आ जाएगा इट्स मीन ट्रू। ठीक है। यू बैक्टीरिया, इनको हम कहते हैं कि ट्रू बैक्टीरिया है, सही माने में जो बैक्टीरिया कहलाने के काबिल है वो यू बैक्टीरिया है। ठीक है। हम सिंपल इनको बैक्टीरिया भी बोल देते हैं। और जो हमारे पास आर्चियोबैक्टीरिया है, इनके बारे में हम कहते हैं ये एंशिएंट बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जैसे हैं लेकिन बैक्टीरिया कहलाते नहीं हैं। ठीक है। इनके अंदर आर्चियोबैक्टीरिया में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से मिलती हैं, यानी प्रोकैरियोट से मिलती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो यूकैरियोट से भी मिलती हैं, यूकैरिया में भी हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इनको बैक्टीरिया से अलहदा करते हैं। आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो एक अलहदा से टॉपिक होता है आर्चिया का, आर्चियोबैक्टीरिया का, तो उसके अंदर आप डिटेल पढ़ते हो कि आर्चियोबैक्टीरिया में और सिंपल यू बैक्टीरिया या खाली बैक्टीरिया में क्या फ़र्क होता है। एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। मेन दो तीन बातें हैं जहाँ से आप याद रख सकते हो कि ये बैक्टीरिया है और ये आर्चियोबैक्टीरिया। मिसाल के तौर पे अगर हम सेल वॉल की बात करें, हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है और यूकैरियोट्स के अंदर ख़ास तौर पे जैसे एनिमल्स वगैरह हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होती। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, फंजाई में सेल वॉल होती है। लेकिन सेल वॉल की कंपोजिशन का डिफरेंस है। हम बैक्टीरिया की सेल वॉल देखें तो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकेन आपने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रोटीन एंड द शुगर। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी हुई होती है बैक्टीरिया की। लेकिन अगर ये दोनों बैक्टीरिया हैं तो दोनों में सेल वॉल होनी चाहिए और दोनों की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि जो यू बैक्टीरिया है इनकी तो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है, लेकिन जो आर्चियोबैक्टीरिया हैं इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई नहीं है। अच्छा, फिर इनकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है? कुछ ऐसे आर्चियोबैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल है ही नहीं। ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है, जैसे प्लांट्स की सेल वॉल पॉलीसेक्राइड्स की, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। काइटन है फंजाई की सेल वॉल में, वो भी पॉलीसेक्राइड है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो यहाँ भी हम कहते हैं कि आर्चियोबैक्टीरियन की पॉलीसेक्राइड की बनी हुई है या खाली प्रोटीन की है। इनकी पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन दोनों की है पेप्टाइडोग्लाइकेन, और आर्चियोबैक्टीरिया की सेल वॉल या सिर्फ प्रोटीन की या सिर्फ पॉलीसेक्राइड की या है ही नहीं है। ठीक है। देखें डिफरेंस तो आ गया दोनों में। अच्छा, इसी तरह बहुत सी हमारे पास एंटीबायोटिक्स की ससेप्टिबिलिटी भी देखें तो जो हमारे पास आर्चियोबैक्टीरिया हैं ये इनहिबिट नहीं होते। ठीक है। इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स इतना अच्छा काम नहीं करती।
जो हम मार्केट में एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो सिर्फ इन ट्रू बैक्टीरिया के खिलाफ यही इन्फेक्शन काज करते हैं और इन्हीं के खिलाफ एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब जो आर्ची बैक्टीरिया ये तो रेजिस्टेंट है, ये इनके ऊपर तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, लेकिन यू बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। अच्छा, फिर फ़र्क कहाँ आया होगा? फ़र्क इनके जेनेटिक मटेरियल में आया होगा, इनकी आरएनए की, डीएनए की सीक्वेंस में आया होगा। ठीक है, हमारी बुक में जो फेडरल की बुक है उसके अंदर एक कोड लिखा हुआ है, जो जेनेटिक कोड होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो वो जेनेटिक कोड यू बैक्टीरिया के डिफरेंट है, आर्ची बैक्टीरिया के डिफरेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक जो है वो छोटा सा कोड आपके सामने लिख देता हूँ। वो कहते हैं कि इसके अंदर यू बैक्टीरिया में, ये देखें, ये कोड तो सेम है ए दोनों में, लेकिन इनके दरमियान में एक आरएनए सीक्वेंस का कोड है जो कि दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है। एक के अंदर हमारे पास CUC है और एक के अंदर हमारे पास CUU है। ठीक है, CU एंड U। ठीक है, ये कोड डिफरेंट है दोनों में। क्लियर? यानी A फॉर एडिनिन हो जाएगा, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल, क्योंकि आरएनए के अंदर यूरासिल होती है। तो ये देखिए, इनके जेनेटिक कोड्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और जब जेनेटिक कोड्स डिफरेंट होते हैं, इन आरएनए से बनने वाली जो प्रोटीन होती है वो भी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसका मतलब कि यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें, इनके अंदर इंट्रोन्स, एक्सोन्स अगर आपने पढ़े हों, जब डीएनए से मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है या डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो ये सारे का सारा डीएनए वर्क नहीं कर रहा होता। कुछ उसमें पोर्शन होता है डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्टेबल होता है, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, फिर आगे ट्रांसलेशन हो सकती है, और कुछ ऐसे सुपर क्वाइड आपने पढ़े होंगे, सेकेंड ईयर में आप डिटेल पढ़ लोगे इनकी। तो कुछ वो हिस्सा होता है डीएनए का जो कभी भी नहीं खुलता। ठीक है, तो उनको हम इंट्रोन्स, एक्सोन्स बोलते हैं। तो इनके अंदर हमारे पास जो है ना, जो यू बैक्टीरिया है, इनके अंदर इंट्रोन्स जो है वो प्रेजेंट होते, एब्सेंट होते हैं, और जो आर्ची बैक्टीरिया है इनके अंदर जो है वो इंट्रोन्स जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी आर्ची में है इंट्रोन्स और इनमें इंट्रोन्स नहीं है, वो रिमूव कर दिए जाते हैं अगले स्टेज। खैर, आपने बस ये डिफरेंसेस याद रखना है कि ये ट्रू बैक्टीरिया है। जब भी हम लफ्ज़ बैक्टीरिया बोलेंगे तो यू बैक्टीरिया की बातें कर रहे होंगे, प्रोकैरियोट्स बोलेंगे तो यू बैक्टीरिया की बात कर रहे होंगे। हालांकि ये भी प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ तब्दीलियां हैं, कुछ चेंजेस हैं। एक अलग से टॉपिक है आर्चिया का, पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि आर्चिया की डिटेल लिखें, लेकिन आपकी जो पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड है, मतलब लाहौर की है, उसके अंदर जो है ये टॉपिक इतनी डिटेल से नहीं है। खैर, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेन जो टॉपिक दैट इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की डिस्कवरी के बारे में लिखें कि बैक्टीरिया कैसे डिस्कवर हुआ, ये मेन टॉपिक है। अब बैक्टीरिया की डिस्कवरी, जाहिर बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल तो यूकैरियोटिक सेल से भी छोटा है, तो इन सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो जब तक माइक्रोस्कोप नहीं थी तब तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, तो ये तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये माइक्रोस्कोप इन्वेंट होने के बाद जो है ये डिस्कवर होना शुरू हुए। ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी जो बुक है वो कहती है 1673 के अंदर, 1673 to 74, कुछ बुक 74 लिख देती हैं, कुछ 73 लिख देती हैं। एंटोनी वैन लीवेनहुक में आप इसको एब्रिविएट करके लिख देता हूँ, एंटोनी वैन, एंटोनी वैन लीवेनहुक, इसने जो है फर्स्ट सेल जो है वो डिस्कवर किया था। हमें पता है, ये हम मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं डिस्कवरी में, कि इसने पॉन्ड वाटर, रेन वाटर के अंदर जो है इसने सबसे छोटा सेल जो है वो डिस्कवर किया, प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कवर किया। हम ये कह सकते हैं कि इसने बैक्टीरिया डिस्कवर किया। इसने बैक्टीरिया के बारे में भी हमें बताया था और प्रोटोजोआ के बारे में भी बताया था। ठीक है, और इसने इन सेल्स को, यूनिसेलुलर सेल्स को एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था, अगर याद हो तो आपको, एनिमल क्यूल्स। ठीक, अब ये जो एनिमल क्यूल्स हैं, अब ये एनिमल क्यूल्स का नाम इसने दिया। ये एनिमल क्यूल्स हम तक जो टर्म पहुंची वो सेल की फॉर्म में पहुंची। किस फॉर्म में पहुंची? सेल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो हैं इनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? एंटोनी वैन लीवेनहुक। ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है।
अच्छा, उसके बाद हम देखें तो एज सच मज़ीद कोई डिस्कवरी नहीं है। इसी ने जो है बाद में विनेगर के अंदर सिरका जो होता है, इन्फ्यूजन्स, ये जो हॉस्पिटल में हमें ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, बोतलें लगती हैं, उसके अंदर इसने बैक्टीरिया की डिस्कवरी देखी। और जनाब रेन वाटर के अंदर, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जानदारों के सलाइवा के अंदर इसने जो है वो डिस्कवरी देखी। उसके बाद जो मेन काम हुआ वो लुईस पास्चर आया। अच्छा, लुईस पास्चर ने क्या किया? लुईस पास्चर ने बहुत सी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई, जैसा कि पास्चराइजेशन है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को सेव करने की टेक्निक है। इसने कहा कि अगर दूध को बॉयल करके रखा जाए तो वो ख़राब नहीं होगा, या मिल्क प्रोडक्ट्स जो है उनको जब हम हीट कर लेते हैं उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, तो लिहाजा इसने पास्चराइजेशन की टेक्निक हमें बताई। इसके अलावा बहुत सी वैक्सीन्स जो हैं वो लुईस पास्चर के दौर में इन्वेंट हुई, ठीक है। ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी के अंदर ये सारी कहानी हुई। वैसे तो वैक्सीन जो इन्वेंट हुई वो एडवर्ड जीनर ने की थी, ठीक है। उसने सबसे पहले वैक्सीनेशन के टर्म कॉपॉक्स, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई उसने, वो सबसे पहली थी। लेकिन इसने भी बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जिनके अगेंस्ट लुईस पास्चर ने वैक्सीन्स बनाई, जैसा कि हमारे पास फॉल कॉलेरा था, ठीक है। इसके अलावा रेबीज़ के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो भी इसी ने हमें बना के दी। और 2-3 हमारे पास डिफरेंट एंथ्राक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई इसने। तो ये 2-3 मेन वैक्सीन्स हैं जो डेडली डिसऑर्डर डिजीज़ होती थी उनके खिलाफ इसने वैक्सीन्स बनाई। तो इसका मतलब बैक्टीरिया था, बैक्टीरियल डिजीज़ थी, तो उसके अगेंस्ट जो है ना फिर इसने लुईस पास्चर ने वैक्सीन्स बनाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जब हमारे पास रॉबर्ट कूच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पेश की, यहीं पे हम लिख लेते हैं, एंड ऑफ 19th सेंचुरी में आया हमारे पास रॉबर्ट कूच। He was the person who presented the germ theory of the disease। अब germ theory of disease क्या थी? germ theory of disease से पहले और बाद में बहुत सी जो है ना वो ट्रीटमेंट चेंजेस आई। यानी कि germ theory से पहले ये सोचा जाता था कि जो हमें बीमारियां होती हैं वो बदरूहों की वजह से होती हैं, बैड स्पिरिट्स की वजह से होती हैं, ठीक है। लोग जो है ना जो भी उनकी मजहबी रसूमात थी उनके ऊपर जो है वो बिलीव करते थे और ठीक हो भी जाते थे या नहीं होते थे। उनकी सेल्फ इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, तो अगर हो जाती तो वो इन्फेक्शन को जो है वो ओवरकम कर देती थी, तो वो ठीक हो जाते थे, नहीं तो उनकी डेथ हो जाती थी। तो रॉबर्ट कूच ने कहा कि इसने 3 से 4 पास्टुलेट दिए हमें जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के। अब वो पास्टुलेट्स क्या हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पास्टुलेट इसने दिया कि हमें कोई भी जो बीमारी होती है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, उसके अंदर कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी ना किसी, हर कोई जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। इसने एक बात हमें याद करवाई। अच्छा, अब हम आज के दौर में देखें, अगर हम कहें कि हर बीमारी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होना लाजमी है, जैसे कुछ हमें क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इस किस्म की बीमारियां हैं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ तो लेके जाती हैं हमें, लेकिन इन बीमारियों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं। यहाँ पे जो पॉइंट है वो मेन इन्फेक्शियस डिजीज़ की तरफ इशारा है कि जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उन सब में जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन ऑल केसेस ऑफ द डिजीज़। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट उसने हमें क्या लिया, मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो मेरी बॉडी में से जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुझे बीमारी फैला रहा है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलहदा किया जा सकता है। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सेपरेटेड, उसको हम अलहदा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई भी डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म या पर्सन, या जो भी आप लिखना चाहें, वो कोई जानवर हो सकता है, इंसान हो सकता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ फैला रहा है उसको हम उस बीमार बंदे में से, बीमार जानवर में से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं,
ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई लंग इन्फेक्शन है तो मेरी स्पूटम जो बलगम आएगी उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जिसने लंग्स में इन्फेक्शन किया हुआ है, तो हम उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। अगली बात, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने अलहदा किया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने आइसोलेट किया है, जो आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है, आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है हमारा, उसको अगर हम किसी ससेप्टिबल पर्सन में डालें, मिसाल के तौर पे मेरे साथ कोई दूसरा बंदा है, वो बिल्कुल हेल्दी है, आपने मेरे अंदर से कोई डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया निकाला जो जिसकी वजह से मैं बीमार था, आपने वो बैक्टीरिया किसी दूसरे बंदे में डाल दिया। अगर तो वो बंदा बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल है, उसका इम्यून सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहा है, उसको डिजीज़ नहीं होगी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो वो उसके उस बैक्टीरिया को जो आपने डाला है उसको किल कर देगा। लेकिन आपकी बुक में लफ्ज़ लिखा है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट वो होता है ऐसा बंदा जिसको बीमारी होने के चांसेस हो, कि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो या उसको कहीं ज़ख्म हो या कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो उसके अंदर जब ससेप्टिबल होस्ट में आप यानी ऐसा बंदा जिसमें वो बैक्टीरिया बीमारी फैला सकता हो, चांसेस हो, तो उसमें जब वो ऑर्गेनिज्म आप दाखिल करोगे, लफ्ज़ लिखा है इनोकुलेट। इनोकुलेट का मतलब होता है इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल करना, ठीक है। तो जब आप वो आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे बंदे में दाखिल करोगे तो उसको भी बीमारी फैला देगा। ये तीसरा पास्टुलेट है हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ डिजीज़ का। और चौथा पास्टुलेट क्या है कि जो बंदा बीमार हुआ है, आपने पहले लेट के मैं बीमार था, मेरे अंदर से ऑर्गेनिज्म निकाला था और दूसरे बंदे में डाला है, अब जो बंदा बीमार है उसमें से भी वो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म अगेन जो है उसको आइसोलेट किया जा सकता है। अगेन क्या किया जा सकता है? आइसोलेट किया जा सकता है, प्योरीफाई किया जा सकता है। ये 3 से 4 पास्टुलेट थे हमारे पास जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के। किसके थे? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। देखिए नाम में लिखा हुआ है जर्म, क्या मतलब कि ऑलमोस्ट बीमारियां कौन फैलाता है? जर्म्स, जरासीम बीमारियां फैलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये डिजीज़ काज करते हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने इन्हीं के दौर में बहुत सी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सी ऐसी टेक्निक्स कि आपने बैक्टीरिया को आइसोलेट कैसे करना है, उनके प्योर कल्चर कैसे, प्योरीफिकेशन, प्योर कल्चर कैसे बनाने हैं, फिर उनको आगे आपने उनकी रिप्रोडक्शन कैसे करानी है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, मीडिया को कैसे प्रिपेयर करना है आपने बैक्टीरिया के लिए, स्पेसिमेंस माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिनेशन करने के लिए आपने जो है वो कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो सारे के सारे इन्होंने हमें बताए। हम एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें देख लेते हैं, पॉइंट अगर रह गया तो वो भी देख लेंगे। कि कहता है कि किंगडम प्रोकैरियोट मुनेरा, किंगडम प्रोकैरियोटिक कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल। इन ग्रीक द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस। में 12 दफ़ा बहुत से लेक्चर्स में प्रोकैरियोट के बारे में बता चुका हूँ आपको कि प्रो मीन बिफोर एंड कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक मीन ऐसे सेल्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्लेस बैक्टीरिया इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, यू बैक्टीरिया ग्रीक फ्रॉम द ट्रू बैक्टीरिया एंड द मच स्मॉलर डिवीजन आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया जो है वो बहुत थोड़े से थे, आर्चिया भी बोल देते हैं समटाइम, ये एंशिएंट बैक्टीरिया है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी बुक खामोश है, इनके दरमियान में फ़र्क नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कुछ इनमें मेजर डिफरेंसेस हैं। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, इट हैड लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड दैट स्मॉल क्रिएचर एग्जिस्ट, मतलब जाना जाता था हो सकता है कोई छोटी मखलूक हो, विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई, जो आम आम से नहीं देखी जा सकती, बट देयर डिस्कवरी वाज लिंक्ड टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। अ डच साइंटिस्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek वाज द फर्स्ट टू रिपोर्ट। इस बंदे ने, ये इसका ल्यूवेन है, ये आप स्पेलिंग इसके नाम के देख लीजिएगा, ल्यूवेनहुक। अच्छा जी, इन 1673 or 1674 was the first to report the microbes such as bacteria and protozoa. He used a simple microscope to describe the bacteria and protozoa with accurate drawing and description and called these small creatures as animalcules. His first observed small creature in the rainwater, then confirmed these in saliva, vinegar, infusions and other substances. The progress in understanding the nature and the importance of these tiny organisms has been slow. The existence of microbes was further confirmed by the Louis Pasteur, क्योंकि इसने experimentally prove किया था ये जो virtues का idea था, omni cellula, acellula, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। Pasteur went on making many discoveries in the field of microbiology and medicine. His main achievement are development of vaccines for the diseases of anthrax, खुन्नाक की बीमारी, गला खराब वाली, फॉल, कॉलेरा, रेबीज़ वगैरह, ये बावले कुत्ते के काटने की या रोडेंट्स के काटने की वजह से बीमारी होती है।
He also made significant contribution in the development of pasteurization process and developed for the fermentation industries. Fermentation industries के अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा जी, he proved that microorganism could cause disease, इसने ये भी प्रूव किया। उसके बाद आया रॉबर्ट कूच। रॉबर्ट कूच ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कैसी भेड़ जो कि खुन्नाक की बीमारी की वजह से मर गई थी, ठीक है, और उस बीमारी के उस भेड़ के अंदर से जो है ना उसने उसके ब्लड से बैसिलाई बैक्टीरिया लिए और फिर उनके बारे में स्टडी की और कहानी जो है ना वो बताई हमें। रॉबर्ट कूच फार्मुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। ही आइसोलेटेड अ टिपिकल रॉड शेप बैक्टीरिया विद स्क्वेरिश एंड्स, मतलब बैसिलाई को देखें ना वो रॉड शेप होता है, उसकी पॉइंटेड एंड है, from the blood of the sheep that had died from the of anthrax. Then he discovered bacteria that caused tuberculosis and cholera. He formulated 4 postulates which are the main pillars of germ theory of disease. These are used to find out whether the organism found in the disease lesion is causal agent of disease or not. अच्छा जी, उसने क्या कहा, susceptible organisms can always be found in association with the given disease. कोई भी बीमारी है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा, पहली बात, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होगा। दूसरी बात, द ऑर्गेनिजम्स कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर इन लेबॉर्ट्री। उस ऑर्गेनिज्म को हम उस जानदार से अलहदा कर सकते हैं और लेबॉर्ट्री में ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से, ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद द प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द डिजीज व्हेन इनोकुलेटेड इनटू द ससेप्टिबल एनिमल। अगर किसी ससेप्टिबल एनिमल में डालें तो वो किसी दूसरे जानदार में बीमारी फैला देगा। और चौथा पॉइंट क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर, और उस अगले बंदे को जिसको अपने बीमारी पे उसे दोबारा हम आइसोलेट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल। कूच एंड हिज कोलीग्स इन्वेंटेड मैनी टेक्निक्स कंसर्निंग इनोकुलेशन, कैसे आपने दाखिल करनी है टेक्निक्स बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में बैक्टीरिया कैसे डालने हैं, आइसोलेशन, मीडिया प्रिपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ द प्योर कल्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेंस फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस। ये सारे काम इन्होंने हमें जो है ना वो रॉबर्ट कूच ने करके दिखाया। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।